चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 2 जनवरी को जो है वो 2 PM पे 3 आवर का एक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिसको अनअकैडमी चैम्प टेस्ट बोलते हैं अपन। ये फ्री टेस्ट है, और अगर आप इसके अंदर अच्छी रैंक लेके आते हैं, ठीक है ना, तो टॉप रैंकर्स को जो है एक स्टडी ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, जिसके अंदर मेंटरशिप सेशन होंगे और साथ में टॉप एडुकेटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। साथ के साथ बच्चों आपको यहाँ पे एडुकेटर्स से बनाए हुए बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी रैंक को और अच्छी रिफाइन कर सके, अच्छे तरीके से, है ना, इम्प्रूव कर सके। साथ के साथ आपको अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस कवर करने का भी मौका मिलेगा। तो आप ध्यान रहे, अनअकैडमी चैम्प सॉरी 2.0 फ्री टेस्ट 2 जनवरी को होने वाला है। और इसमें कोड आप ये ध्यान रखें, PMS सर कोड यूज करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अभी ताजा ताजा बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। एक तो चैंप वाला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, रैंक ओरिएंटेड बैच है ये, जिसके अंदर फिजिक्स नितिन सचान सर, मनोज चौहान सर मैथमेटिक्स, आशीष मिश्रा सर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीयूष महेश्वरी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ब्रजेश जिंदल सर जो है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। 29 से स्टार्ट हुआ है बच्चों। इस बैच का जो टारगेट है वो जेई मेंस और एडवांस है। सभी एडुकेटर 12 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको प्रॉपर बेस्ट अप्रोच बताई जाती है, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस को कवर करने के लिए। टॉप नॉच एग्जाम स्टडी मटेरियल DPP डिस्कशन फ्रॉम इंडिया टॉप मोस्ट एडुकेटर। और साथ में ये वो पैनल है जिसने जेई 2021 रैंक 1 को पढ़ाया है। एज बैच फॉर 2.0 फॉर क्लास 11 जेई मेंस एंड एडवांस 2023। ये बैच जो है 2023 के लिए आया, जिसमें मनोज चौहान सर हैं, कैलाश शर्मा सर है, शरद कोठारी सर हैं, मैं पीयूष महेश्वरी, ब्रजेश जिंदल सर है बच्चों। तो ये वाला भी आप जो 2023 वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 29 दिसंबर से जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसमें क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th आपको प्रॉपर पूरा पढ़ाया जाएगा, और जो भी बैकलॉग है वो आप कवर कर सकते हैं। कोटा की टॉप फैकल्टीज़ हैं, और साथ के साथ जो है वो आप बेस्ट अप्रोच से पढ़ना सीख सकते हैं। कैसे क्रैक करना है IIT वो आपको बताया जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2022 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 2 to 5 PM पे होगी बच्चों। इसमें जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए लाइव टेस्ट होंगे, साथ के साथ टॉप एडुकेटर्स के क्वेश्चंस और वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, है ना। आपके पास डिटेल रिपोर्ट आएगी, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, है ना, पता कर सके, इम्प्रूव कर सके अपने आप को। कोड आपको मैं बता ही देता हूँ, PMS सर कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी आ चुका है, वहाँ से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। एक साथ जो है वो 3 डाउट भेज सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर डाउट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बैच दोस्तों 2023 के लिए आ रहा है। 2023 के लिए जो ये बैच आ रहा है, इसके अंदर आपको अर्ली रेसर्स फॉर क्लास 11th, है ना, जेई मेंस एंड एडवांस, और साथ में इसमें ओम शर्मा सर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, IIT बॉम्बे मुंबई एल्यूमिनाई, और प्रवीण कुमार पचौरी सर IIT मुंबई एल्यूमिनाई फिजिक्स पढ़ाएंगे बच्चों आपको। मोहम्मद काशिफ आलम सर ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ब्रजेश जिंदल सर जो है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। 5 जनवरी से ये आने वाला है। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के बैकलॉग कवर कराया जाएगा, 11th का रिवीजन और 12th की प्रिपरेशन। मैं पूरा ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लर्न द बेस्ट अप्रोच टू क्रैक IIT JEE, है ना। लेट्स क्रैक इट दोस्तों। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और आज के सेशन में मैं आपको बता दूं, हम KVPY के SA वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। KVPY के SA वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस में जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर पे 207 से SA के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइमर लगा हुआ है, ठीक है ना, टाइमर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए टाइमर, हाँ चलिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली फटाफट से। जल्दी जल्दी, हाँ गिवन टाइम में कोशिश करें क्वेश्चन को सही करने की, ठीक है। हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि नियॉन, नियॉन के बारे में बोला गया है कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उससे कम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम वाला चाहिए अपन को, तो अपन को 8 इलेक्ट्रॉन वाला ढूंढना है। तो इजी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, ऑक्सीजन में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके एटॉमिक नंबर के बराबर इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों सभी को, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो एलिमेंट्स हैं उनमें लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है आपको। चलिए बच्चों देखें, लिथियम है आपके पास में, बेरिलियम है, पोजीशन बना लें सबसे पहले, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, साइज कम होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो आपका आंसर जो है बच्चों ए आगरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइमर स्टार्ट है। इजी क्वेश्चन है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, सिंपली आप हिंट भी, हिंट नहीं देंगे यार, अब इतने इजी क्वेश्चन में क्या हिंट दें, है ना। चलिए, हाँ भाई, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 दिया है। तो 14 1s2 फिल करेंगे सबसे पहले, तो फिर 2s2 करेंगे, 2p6 करेंगे, नियॉन तक तो आ ही गए हैं अपन, ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। उसके बाद 3s2, ये 12 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 14 है। तो 3s2 के बाद में हो जाएगा अपने पास में 3p2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो 3s2 3p2 आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। ये गलत है, ये एक्साइटेड स्टेट दे दिए, ये भी एक्साइटेड स्टेट दे दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही दिए हैं पर ये एक्साइटेड स्टेट दे दिए, इसलिए आपका आंसर बच्चों ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अभी जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में क्या होता है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। तो साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है बच्चों कम होता है। और एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों, चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी l के लिए, है ना, मतलब किसी भी n के लिए l की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। मतलब l जो मैक्स होता है वो लेस देन होता है n-n से, n से कम होता है। l मैक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता n के, है ना, या L कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, N के। पर डी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे इक्वल कर दिया है, इसलिए आपका आंसर बच्चों डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन में न्यूट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये क्वेश्चन पूरा पढ़े, कई बार गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में। तो बेटा 40 क्या है, ये जो मास नंबर है, समझना, मास नंबर आपका 40 दे रखा है, ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 40, ठीक है। जो न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम में जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं वही न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जब मोनोकेटायन बनता है, मोनोकेटायन बन रहा है ना यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फॉर मोनोकेटायन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर मोनोकेटायन में वो ज़्यादा होते हैं किससे, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से। सिंपल सी बात ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है। तो हमें भी क्या करना है, ये 40 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लिख दो 39, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, पहले इसके अंदर निकालो भैया, 40 माइनस 19, 21 तो न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो 19 दे रखे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो 18 होगा। फिर आप इसको ऐड करो, 21 प्लस 18 इज इक्वल टू जो है वो 39 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक दूसरे मेथड से बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसी में जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड जनरल केमिस्ट्री। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में बोला है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एलिमेंट्स की पोजीशन बनाएं, उससे क्वेश्चन करना आसान थोड़ा हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है उस हिसाब से चलें, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बच्चों जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो ये मोस्ट एसिडिक होगा, ये लीस्ट एसिडिक होगा, और लीस्ट एसिडिक ही जो है वो मोर बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। आंसर डी डेली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखें, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, आउटर मोस्ट शेल है ये। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने दे रखे हैं, 2 + 3 5। तो आपका आंसर जो है वो सी कैलकाटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सॉल्व करें। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द पेयर ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि हम जब एलिमेंट एक्स ए जेड लिखते हैं तो ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होता है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है ए माइनस जेड कर दो। जैसे यहाँ पे क्या 12 आया, यहाँ पे क्या 20 आया, तो ये सेम न्यूट्रॉन नहीं है। ये 12 आ रहा है बेटा माइनस करने पे, ये 10 आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, ये हो जाएगा।
यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर जो है बच्चों वो ए आगरा हो जाएगा, सॉरी सी कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बोला है, आंसर ए आगरा होगा। चेक करते हैं, सीओ जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब कुछ सेम आ गया है। ठीक है ना, पर O2 की बात करें तो वो 16 इलेक्ट्रॉन है, NO 15 इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं होगा। C2 12 इलेक्ट्रॉन है, HF जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। F2 यहाँ पे आता है, F2 जो है बेटा वो 18 इलेक्ट्रॉन है, और HCl जो है वो भी, Cl जो है वो भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं आएगा, है ना। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के अलग अलग है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। बॉन्डिंग पैटर्न, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दोनों के सेम आने चाहिए और बॉन्डिंग पैटर्न के साथ में। ठीक है, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1314 आयनाइजेशन एनर्जी, 1680 और 2080, और एलिमेंट दिए हुए हैं आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहले इनको अरेंज करते हैं, फिर इनसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियोन जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है इस वजह से। और यहाँ पे भी यही ऑर्डर दे रखा है, तो सिंपल है, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये फ्लोरीन का हो गया, ये नियोन का हो गया, तो आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Mendeleev periodic law states that the periodic properties of elements are a periodic function of their। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब आई थी तब मोजले ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, है ना। और मोजले के एक्सपेरिमेंट के पहले जितनी भी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आए थे, उन सब का बेस एटॉमिक मास था, तो मेंडलीव भी उसी का पार्ट था। और मेंडलीव ने पीरियोडिक फंक्शन क्या दिया था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, तो एटॉमिक मास आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, L इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 12, 2 × 12 + 1। ठीक है ना। और इस फॉर्मूले में जब अपन एल की वैल्यू रखेंगे, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 9, और 9 × 2 = 18, 18 आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप एल की बात करते हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो उसके अंदर ऑर्बिटल जो है वो ओड नंबर में आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ से ऑर्बिटल आ गए और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन जल्दी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की, क्वेश्चन ये है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एलिमेंट लिख लें, जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ये हो जाएगा आपका कार्बन, ये हो जाएगा बोरोन, और ये हो जाएगा सोडियम। ये तीनों नॉन मेटल है, पर ये बीच वाली नॉन मेटल है ना। जो बीच वाली नॉन मेटल होती है उनकी टेंडेंसी होती है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। जो मेटल होती है एक्सट्रीम मेटल है, ये तो एल्कली मेटल है, एक्सट्रीम है बेटा, तो ये तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की, कि जैसे कि सोडियम जो है वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, Na+, है ना। ये 1s कर लें, ये 2s कर लें, हाँ वो एक मिस प्रिंटिंग है उसको सही कर लें। चलिए बच्चों, टाइमर चालू। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में हंट्स रूल ओबे करने की बात करिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी 2p2 है, यहाँ पे भी 2p2 है, यहाँ पे भी, यहाँ 2p2 नहीं है, ये गलत हो गया, और यहाँ पे भी 2p2 है, तो ये भी सोच सकते हैं। पर बच्चों, हंट्स ने कहा था कि जब एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मैक्सिमम अनपेड रखने की कोशिश करेंगे, वो भी सेम स्पिन के अंदर, जिससे कि उनमें एक्सचेंजेस हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। इसलिए आपका आंसर ए आगरा होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्लियर, ना डी होगा। आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। हाँ बच्चों, क्वेश्चन के अंदर लिथियम दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, और बेरिलियम दे रखा है। तो पहले तो जब भी ऐसा दिया जाए पोजीशन बना ले एलिमेंट्स की। लिथियम लिख लिया मैंने, बेरिलियम लिख लिया, फिर कार्बन और नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, तो इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। आंसर आपका ए आगरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्स की पोजीशन बनाए, सबसे बढ़िया होता है एलिमेंट्स की पोजीशन बना के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे इजी रहेगा मामला। हाँ भाई, आपके पास सोडियम है ना, फिर उसके ऊपर लिथियम आता है, लिथियम से आगे चलते हैं बोरोन आता है, बोरोन से आगे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन आता है। तो बच्चों अब अपन को पोजीशन मिल गई सोडियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब एक पीरियड में जब भी कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ P1 लिखा है, यहाँ P3 लिखा है, यहाँ P4 लिखा। P3 P4 एडजासेंट है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से P3 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी। और कुछ इस तरीके का ऑर्डर। सोडियम तो एल्कली मेटल है, बहुत पीछे है, इसका तो लिथियम से भी कम होता है और लिथियम का इन सबसे कम होता है। तो सबसे कम तो हो जाएगा सोडियम, और फिर आ जाएगा बोरोन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे आ जाएगा। चेक करके देखें बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया भाई बढ़िया, आंसर लगाते रहे। आपके पास है P2O5, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। हाँ बच्चों, आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं मेटल की तरफ। आप सभी जानते हैं जब नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर जो है बच्चों वो कम होता है,
एसिडिक नेचर कम होता है और बेसिक नेचर बढ़ता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक आपका कौन हो जाएगा बच्चों? P2O5 हो जाएगा। P2O5 आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट एसिडिक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के रेस्पेक्ट में पूछा है कि इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। हाँ भाई, आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल बच्चों कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो और आ गए तो 18 हो गए। ठीक, सोडियम में 11 होते हैं, एक गया तो 10। मैग्नीशियम में जो है वो 12 होते हैं, दो गए तो 10। कैल्शियम में 20 होते हैं, दो गए तो 18, इसलिए आपका आंसर ये आ रहा है। और स्ट्रोंशियम के अंदर जो है वो 38 होते हैं, है ना, और दो गए तो 36, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिल्ड इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। किसी भी n में टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² जाते हैं। n की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर 18 आ जाएगा। ए आगरा मतलब थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। चलिए एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएं। सिंपल है, मैंने बोला है आपको एलिमेंट्स की पोजीशन बनाओ, अपने आप आएगा। देखो, सोडियम, लिथियम, सिलिकॉन एंड फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा। और टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है तो सोडियम सबसे बड़ा। तो सोडियम सबसे बड़ा और फ्लोरीन सबसे छोटा, एक ही ऑप्शन है आपका, चेक करें डिटेली। ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम और भी ले सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल इन द ऑर्डर विथ इंक्रीजिंग एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, n+l के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर बनाते हैं अपन, और उसी बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये होते हैं बेटा 2n²। तो ये इनकरेक्ट हो गया, बी बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ 2s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के अंदर अपन को 2s ऑर्बिटल का, है ना, एनर्जी ऑर्डर ऑफ 2s ऑर्बिटल बताना है। देखो बच्चों, अच्छे से समझना, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है 1, लिथियम में होता है 3, सोडियम में होता है क्या बेटा 11, और पोटेशियम के अंदर होता है 19। अब सब दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन लगाएगा? 19 प्रोटॉन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे, उससे कम 11 प्रोटॉन, फिर 3 और फिर 1। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो पोटेशियम वाले की एनर्जी सबसे कम होगी और हाइड्रोजन वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी 2s इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है ना, क्योंकि शील्डिंग सबके अंदर सेम आएगी, अंदर बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहे हैं तो 1s इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा है ना, तो शील्डिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम आएगी, शील्डिंग का कोई खास इफेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा आप तो यूं सोचो कि पोटेशियम का न्यूक्लियस है और आपने इलेक्ट्रॉन को 2s में रख रखा है, तो सबसे ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन कौन लगाएगा, ऑब्वियसली बात है पोटेशियम लगाएगा, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है ना। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। हाँ भाई, यहां देखें, यहाँ n+l की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ 6 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, तो पहला रूल ये बोलता है कि n+l की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और सेम वैल्यू में भी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपका आंसर जो है वो डी डेली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n+l दोनों में 6 आ रहा है, पर n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, नाइदर एसिडिक नोर बेसिक का मतलब अपने पास में न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड बच्चों कौन कौन से होते हैं, CO, NO और N2O, ये तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, वाटर नहीं होता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है, ध्यान रहे, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा बच्चों। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, टाइम थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन बड़े हैं, है ना, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था, है ना, एनर्जी जो है वो 2s इलेक्ट्रॉन वाले की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन के, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन कम है, अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n², ये भी स्टेटमेंट सही है, अभी देखा था अपन ने। फिर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू स्मॉलर एक्सचेंज, नहीं, हायर एक्सचेंज की वजह से हाफ फिल्ड स्टेबल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पिन, नहीं, इर्रेस्पेक्टिव नहीं, वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, कॉपर के लिए करेक्ट सेट बताना है अनपेड इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका आता है ऑर्गन, क्योंकि 29 है ना, तो 3D9 4s2 आना चाहिए, पर वो एक्सचेंज हो जाता है और 3D10 4s1 मिलता है अपन को। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है बेटा, 4s के अंदर है, तो n की वैल्यू हो गई है 4, n की वैल्यू हो गई है 4, और l की वैल्यू हो गई है 0। l की वैल्यू क्या हो गई है, 0, क्योंकि s है ना बेटा, इसलिए 4 और 0 एक ही ऑप्शन है, सी कलकत्ता, बाकी सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे झांकी बनाई गई है बेवकूफ बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन।
ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि सबकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, पर ये बोला है कि पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी किसके क्लोज होगी। तो बेटा ये है आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट, और पोटेशियम है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। थर्ड पीरियड में सोडियम सबसे कम होता है और पोटेशियम उससे भी कम होता है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 5.14 है, तो हमको देखना है कि उससे भी कम किसकी है। तो 5.14 से कम जो है वो 4.3 है, तो आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बना दिया भौकाल दिखाने में, बाकी है नहीं ऐसा कुछ। हाँ ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन चालू हो गए। जनरल केमिस्ट्री मतलब बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक, चलिए। हाँ भाई, देखें बच्चों, यहाँ पे द एलिमेंट एक्स विच फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ टाइप XCl4। XCl4 कौन बना सकता है? कंपाउंड लिख के देखते हैं। एल्यूमिनियम AlCl3 बनाएगा, सोडियम NaCl बनाएगा, कैल्शियम CaCl2 बनाएगा, जबकि सिलिकॉन SiCl4 बनाएगा। तो XCl4 आपका सिलिकॉन बना रहा है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। पॉसिबल कंपाउंड लिख लो, चेक करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंपाउंड आयनिक, दूसरा कंपाउंड कोवेलेंट। ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव कोवेलेंट होते हैं। तो ये दोनों तो हटा दिए अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि ये कोवेलेंट होंगे। अच्छा ये भी हटा दिया क्योंकि ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड FeOH होल्टवाइज मेटल का हाइड्रोक्साइड, और CH3OH ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव अल्कोहल मेथेनॉल जो है वो कोवेलेंट हो जाएगा। सिंपल आंसर ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा? लगा देंगे, आई थिंक बच्चे आराम से लगा देंगे, बहुत आराम से। हाँ भाई, आंसर जो है वो BCl3 हो जाएगा। बोरोन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं बेटा। N2 का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, एक एक बॉन्ड बना के। और NH3 जो है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके का होगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपका आंसर बी बॉम्बे BCl3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। एक्स की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ डॉट लगा हुआ है, वैसे तो एलम का फॉर्मूला है, पोटाश एलम होता है, पर उसको दूसरे तरीके से इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ भाई, देखें बच्चों, पोटेशियम पे चार्ज जो है वो +1 होता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, एक SO4 पे चार्ज -2 होता है। पर आपको सेटिस्फाई करना है +4 चार्ज, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए बी की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको वैसे भी कर सकते हो, एक्स है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम SO4 होल एक्स चार्ज 0 है, तो +1 +3 +x × -2 = 0, देन x = 2। ऐसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बोला है बेटा, कार्बन एटम। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम।
ओ, यहाँ पे एक बॉन्ड और आएगा है ना, गलती हो जाएगी नहीं तो। हाँ, वैलेंसी सेटिस्फाई। ये sp है बेटा, ये भी sp है, ये sp3 है, ठीक है। ये sp2 कार्बन है, ऑक्सीजन के बारे में तो पूछा ही नहीं है, ये sp3 है, अगेन sp2 है, अगेन sp2 है ना। अपन नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई से चेक करते हैं ना, तो आपका आंसर जो है वो ए आगरा हो जाएगा। 1, 2 और 3, यही 3 जो है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक। नेक्स्ट, जीरो डाइपोल मूवमेंट पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट, हाँ भाई, CH3Cl देखें आप, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है ना। CHCl3 भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। CH2Cl2 कई बार लगता है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो, है ना, ऐसे ऐसे कर लो, नहीं बेटा, ये गलत है। CHHCl टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जीरो नहीं होगा। CCl4 एक पॉइंट, उससे जुड़े n वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल सेम हो, तो नेट वेक्टर क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। इस वजह से आपका आंसर डी डेली हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से बताऊं, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा, ये प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, ठीक है ना। तो अब बात को समझना, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, इस वजह से ओवरऑल जीरो हो जाता है। एक और तरीका बताता हूँ, अगर तीन वेक्टर 3D में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सेम होता है और वो तीनों के बीच में होता है, इसलिए इसका रिजल्टेंट ये Cl और इन तीनों का एग्जैक्ट इसके अपोजिट होगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्राजीन। ओ, हाइड्राजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों को, तब जाके सोल्व होएगा ना। हाइड्राजीन, हाँ बच्चों, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन जो है वो N2H4 होता है, तो NNHHH लोन पेयर, लोन पेयर, तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो आंसर आपका सी कैलकटा हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि हाइड्रोजन क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाया मैग्नेटिक स्पीशीज के बारे में पूछा है, एमओटी भी मिक्स कर दी है क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई, देखो एनो जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, अगेन दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। O2 जो है वो MOT से पता चलता है कि इसके पाई स्टार 2p में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पर CO2 इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, सिंपली VBT से एक्सप्लेन हो जाता है, और ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाता है, जबकि NO2 और NO2 पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आपका डी डेली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा गया है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, लोएस्ट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थर्ड वाले का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है ना। यहाँ पे एच बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग है, और अगर इनमें पूछा जाता सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ होता, क्योंकि उसके अंदर दो दो OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। फिर फर्स्ट और सेकंड में देखते तो सेकंड ज़्यादा होता, क्योंकि मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर इसका ऑर्डर पूछते तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और फिर थर्ड आता। तो अपन से तो वैसे भी लोएस्ट पूछा है, तो अपना आंसर सी कलकत्ता। नेक्स्ट,
हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन +4 इज, अब देखो बेटा H2S है, हाइड्रोजन पे -+1, 2 पे +2, तो सल्फर पे -2। कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सल्फर की ज़्यादा होती है ना। तो कार्बन पे जो है वो +4 आएगा, सल्फर पे -4 आएगा। Na2SO4 में अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पर वहीं अगर आप Na2SO3 में निकालने की कोशिश करेंगे, 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आपका +4 आ जाएगा। तो आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। चेक करके देखें, कोई भी दिक्कत हो तो। कार्बन सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज़्यादा होती है, स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ -2, यहाँ -2, तो यहाँ +4 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में Xe-F4 के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया जा रहा है। Xe-F4 सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है तो चारों ऐड कर देंगे, है ना। सिंपल तरीका है बेटा, कोई फॉर्मूला वार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो तो लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल 4 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, और sp3d2 कलकत्ता। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री sp3d2 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है। MOT का यूज करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, आंसर आ जाएगा बच्चों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग करें पूरा का पूरा। चलिए देखें, यहाँ पे CO14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, O2 2- जो है वो O2 2- आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 है, ये 14 है, ये आपके 18 है, ये 10 है। पहले इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, 14 है और 13 है। बॉन्ड ऑर्डर का एक ग्राफ जनरली मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये 6, ये 2 वाला। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो 13 15 का सेम, है ना, फिर 12 16 का सेम, फिर 17 और 11 का सेम, और 10 और 18 का सेम आता है। दोनों का 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। ये 3 है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 1.5 है ना। तो अगर कहीं आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप पढ़ सकते हैं, जाके मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। हाँ भाई, आंसर जो है BRF5 में पूछा गया है, और PCl5 में पूछा है। BRF5 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है ना, जिसमें नीचे से लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा होता है। और PCl5 कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें इक्विटोरियल और एक्सियल की बात करते हैं। तो यहाँ 120 और 90 है, तो ये नॉन आइडेंटिकल हैं एंगल्स, इसके अंदर सारे सेम नहीं है। BRF5 में लगता सेम है पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर का रिपल्शन है और यहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है। तो ये दोनों अलग अलग एंगल आते हैं, और दोनों अलग अलग एंगल आने की वजह से आंसर आपका डी डेली हो जाता है। नॉन आइडेंटिकल इन BRF5 एंड नॉन आइडेंटिकल इन PCl5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम्म एक स्केल्टन दे रखा है बेसिकली, इसमें आपको, है ना, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। करिए, कोशिश करिए। इजी है।
हाँ भाई, तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है यहाँ पे, कार्बन का sp आ रहा है, और ऑक्सीजन का भी sp2 आ रहा है, क्योंकि दो लोन पेयर एक सिग्मा, तो sp2 sp आंसर ए आगरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेंट शेप दे दिया है तो रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। बेंट शेप दे दिया है, रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे भी वो रेजोनेंस वाला जो स्ट्रक्चर है वो चार्ज्ड स्ट्रक्चर होगा, चार्ज स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है ना। नेक्स्ट, मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, हाँ बच्चों, AlCl3 को देखो, AlCl3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, वही एक पॉइंट, उससे n वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट वेक्टर जीरो वेक्टर। CCl4 सेम कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट, n वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, एंगल सेम, नेट वेक्टर जीरो वेक्टर। ACCl6 एक पॉइंट, n वेक्टर से जितने भी वेक्टर जुड़े हुए हैं, एंगल सेम, मैग्नीट्यूड सेम, नेट वेक्टर जीरो वेक्टर। तो ये तीनों के तीनों बेटा होते हैं नॉन पोलर, है ना। और ASCl3 जो है ना, वो ये हो जाता है आपका पोलर। ठीक है, आपका आंसर, क्योंकि ये जीरो नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि इन सब का म्यू क्या है, जीरो है, इसलिए आपका आंसर जो है डी डेली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये थे आपके बच्चों केमिकल बॉन्डिंग तक के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन के भी पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना, वो पहले पहले पूछे गए हैं, तो मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर आपको आते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। मुश्किल आएगा 11th के स्टूडेंट जो हैं वो सॉल्व कर पाए, फिर भी कोशिश करके देख लीजिए। 11th के स्टूडेंट्स को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, वैसे तो नहीं आएगा समझ में, फिर भी बेटा ये D6SFL है, और D6SFL डायामैग्नेटिक होता है ना, बाकी तो सब पैरामैग्नेटिक होंगे। आपका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी समझ में आएगा नहीं मेरे ख्याल से, ये वाला क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेशन में KVPY के कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों। जनरल केमिस्ट्री मतलब वो जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग और बेसिक केमिकल बॉन्डिंग। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग अभी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलिकेट, ऑक्सो एसिड वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।